हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। तो ये हमारा PYQ सेशन चलता है जो कि 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, मैं सभी प्रश्नों का कलेक्शन लेकर के इस सीरीज में लेके आता हूँ पार्ट बाय पार्ट। और आज हमारा जो पार्ट है वह 14 नंबर का है। ठीक है, तो आने वाला जो एग्जाम है बिहार SSC, उसमें आपको काफी मदद मिलने वाला है। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें काफी डिस्कशन जो है एक बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं हम। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। ओके, तो चलते हैं आज की प्रश्नों को हम लोग शुरुआत करते हैं। और ये हमारा जो प्रश्न है आज 401 से स्टार्ट है। ठीक है, तो इसके पहले हमारा जो है 400 तक हो चुका है। 401 से हमारा आज प्रश्नों की श्रृंखला शुरुआत होगी। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस, तो शहीद दिवस की अगर बात करते हैं हम लोग तो ये कब मनाया जाता है बताइए? 5 फरवरी को, 14 फरवरी को, 30 जनवरी को या 30 जून को? बताइए कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो 30 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। ठीक है, क्यों मनाया जाता है शहीद दिवस 30 जनवरी को? क्योंकि जो है क्या हुआ था, तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का मृत्यु हुआ था। 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोड्स, नाथूराम गोड्स की जो है क्या हुआ था, तो नाथूराम गोड्स के द्वारा जो है क्या हुआ था, तो महात्मा गांधी का मृत्यु हुआ था। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोड्स के द्वारा महात्मा गांधी की क्या हुआ था, तो इंतकाल हुआ था, मृत्यु हुआ था। ठीक है, मृत्यु। इसी के उपलक्ष्य में जो है प्रत्येक 30 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, तो शहीद दिवस। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है आपसे 30 जनवरी नहीं रहेगा, आपका 23 मार्च दे देगा। ठीक है, तो 23 मार्च को भी हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो वो किसके याद में मनाते हैं? यहां से दूसरा पॉइंट हम लिख रहे हैं, 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था, तो ये हुआ था आपको 3 लोगों को फांसी दिया गया था। 3 क्रांतिकारी थे जिसमें भगत सिंह थे। ठीक है, भगत सिंह थे। ओके, सुखदेव थे, भगत सिंह हो गया, सुखदेव हो गया, और राजगुरु को जो है अंग्रेजों ने फांसी दिया था। को क्या दिया गया था, तो फांसी दिया गया था। इसके उपलक्ष्य में भी हम लोग 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 2 शहीद दिवस हो गया, दोनों याद रखना है। पहला तो हो गया आपको 30 जनवरी को, दूसरा हो गया आपको 23 मार्च को। 30 जनवरी और 23 मार्च काहे मनाते हैं, आपको ध्यान में आ गया। ठीक है, तो शहीद दिवस की अगर हम बात तो हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं 14 फरवरी को। तो 14 फरवरी को अभी नया साल में आएगा वैलेंटाइन दिवस, है ना? वैलेंटाइन डे जो है हम लोग कब मनाते हैं, तो 14 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 फरवरी को मनाते हैं। वैलेंटाइन डे कब मनाते हैं, तो 14 फरवरी को। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहां पर बात आई है हाँ, एक 20 जून है। ठीक है, 20 जून की अगर हम बात करते हैं तो 20 जून को क्या मनाया जाता है? 20 जून को, तो 20 जून को जो मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी विश्व शरणार्थी दिवस अगर आपसे पूछेगा कि कब मनाया जाता है, तो 20 जून को। कब? 20 जून को। अगर आपसे पूछेगा कि बताइएगा कि भारतीय शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है 9 जनवरी को। ठीक है, 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, 9 जनवरी को लौटे थे। उन्हीं के याद में जो है भारतीय प्रवासी दिवस कहिए, है ना? प्रवासी दिवस यहाँ लिख देते हैं तो और ठीक रहेगा। प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस अगर पूछेगा तो कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। ठीक है, चलिए
और बात करते हैं हम लोग, जैसे 29 जून को क्या मनाए जाते हैं? 29 जून को, तो 29 जून की अगर हम बात करते हैं तो आपको जो है 29 जून को क्या मनाते हैं बताइए? तो क्षुद्र ग्रह है ना, क्षुद्र क्षुद्र ग्रह दिवस। क्षुद्र ग्रह दिवस अगर आपसे पूछेगा कि कब मनाया जाता है तो 29 जून को। अच्छा, ये जो क्षुद्र ग्रह है आपसे पूछता है कि कौन कौन से ग्रहों के बीच में है, ठीक है, क्षुद्र ग्रह, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। किसके बीच में है? तो मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच है क्या? तो क्षुद्र ग्रह है, मतलब छोटे छोटे ग्रह है, उसी को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो आपको इतना सारा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 29 जून को। तो 29 जून को सॉरी मिस्टेक हो गया, 30 जून को ये मनाते हैं, ठीक है, 30 जून को, 30 जून को, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। 29 जून को तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। 29 जून को क्या मनाते हैं हम लोग? तो 29 जून की अगर हम बात करते हैं तो सांख्यिकी, राष्ट्रीय सांख्यिकी डे, ठीक है, सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में हम लोग कब मनाते हैं? तो 29 जून को, ठीक है, 29 जून को। तो ये बातें आपको सब समझ में आ गया है, एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को, उसके साथ 23 मार्च को। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हुआ था नाथूराम गोडसे के द्वारा, इसलिए, ठीक है। और 23 मार्च को हम मनाते हैं क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दिया गया था, ठीक है। 29 जून की बात करते हैं तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। 30 जून की बात करते हैं तो क्षुद्र ग्रह दिवस। क्षुद्र ग्रह कौन कौन से ग्रह के बीच में है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं, ठीक है। नाथूराम गोडसे से संबंधित आपसे एक सवाल पूछता है, क्या पूछता है बताइए? कि आजादी के बाद सबसे पहले जो फांसी दी गई थी ये नाथूराम गोडसे की दी गई थी। आजादी के बाद, आजादी उपरांत अगर देखा जाए प्रथम फांसी तो किसको दिया गया था? तो नाथूराम गोडसे को प्रथम फांसी की अगर हम बात करते हैं किसको दिया गया था? तो नाथूराम गोडसे को, ठीक है। तो इतना सारा पॉइंट आपको ध्यान में रखना, और ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। करा अपने मोबाइल फोन के ना पहुंच पाने या एक्सेस खोना का डर क्या कहलाता है ना? मतलब देखते हैं मोबाइल जरा सा भी नजर से हटता है तो एकदम लगता क्या हो गया है ना, मोबाइल हेरा गया, अब तो मेरा सब डाटा ही चला गया है, उसमें फोटो है वगैरह वगैरह बहुत सारा जो है। मोबाइल आजकल जो है पत्नी की तरह है, ठीक है। अगर मोबाइल हेरा जाता है तो समझिए कि झटका लगता है। तो वही कह रहा है अपने मोबाइल फोन को ना पहुंच पाने और एक्सेस खोने का जो डर है उसको क्या कहलाता है? तो बताइए, क्या नोमोफोबिया कहलाता है, मोनोफोबिया, सीनोफोबिया या यू फोबिया कहलाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको नोमोफोबिया, नोमोफोबिया, नोमोफोबिया हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं हम लोग और भी डर है, जैसे कि पानी से डर। तो पानी से डर लगेगा, पानी से डर की अगर हम बात करते हैं तो पानी से डर लगना क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया। क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया। पानी से डर क्या कहलाता है? तो हाइड्रोफोबिया कहलाता है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं फूलों से डर, फूलों से डर, फूलों से भी डर लगता है ना। फूलों से डर की अगर हम बात करते हैं तो फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। तो एंथोफोबिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एंथोफोबिया, एंथोफोबिया हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली में अगर देखा जाए फोबिया शब्द से, तो फोबिया मतलब डर होता है, ठीक है, किसी चीज का डर फोबिया कहलाता है। तो फूलों का डर हो गया तो एंथोफोबिया, पानी से डर हो गया तो हाइड्रोफोबिया, ठीक है। अकेलापन से डर, नहीं कभी कभी देखते हैं घर में जब अकेला रहते हैं तो अकेलापन से डर लगता है, इधर से कोई आ रहा है, लगता है उधर से कोई आ रहा है, ऐसा लगता है ना। तो अकेलापन से जो डर है वो क्या कहलाता है? तो आपको जो है मोनोफोबिया कहलाता है। क्या कहलाता है? मोनोफोबिया, मोनोफोबिया कहलाता है। अकेलापन से डर क्या कहलाता है? तो मोनोफोबिया कहलाता है, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं कुत्तों से डर, ठीक है। कुत्तों से
कुत्तों से अगर डर लग रहा है तो आपको समझ जाइए कि सीनोफोबिया हो गया। क्या हो गया है? सीनोफोबिया। सीनोफोबिया हो गया, सीनोफोबिया, सीनोफोबिया हो जाएगा। तो ये फोबिया से संबंधित जो है आपको ये 4 बिंदु और ये मोबाइल वाला जो है 5 बिंदु कम से कम ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी में से आपको एक क्वेश्चन आने की संभावना होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था, मतलब मूवी था। ठीक है, सत्यजीत रे द्वारा जो निर्देशित मतलब डायरेक्टर जो थे सत्यजीत रे, तो वह कौन सी फिल्म के डायरेक्टर किए थे, डायरेक्टरी थे? तो ये थे पाथेर पंचाली। क्या था? पाथेर पंचाली। ठीक है, इसका अगर हम देखेंगे इस फिल्म का जो प्रकाशन हुआ था, इसका प्रकाशन की अगर हम बात करते हैं तो ये 1955 में हुआ था, 1955 में हुआ था। ठीक है, सत्यजीत रे की बात कर लेते हैं हम लोग। तो सत्यजीत रे जो थे एक बंगाली फिल्म के जो है निर्देशक थे। सत्यजीत रे क्या थे? तो बंगाल में जो फिल्म मतलब बंगाली फिल्म के क्या थे? एक अच्छे डायरेक्टर के रूप में काम किए थे। तो सत्यजीत रे के द्वारा ही ये प्रथम फिल्म आया था पाथेर पंचाली, जो कि 1955 में आया था। ठीक है, जो काफी लोकप्रिय हुआ था। इनको जो है ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया, लाइफ टाइम ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इनको लाइफ टाइम ऑस्कर अवार्ड, लाइफ टाइम ऑस्कर अवार्ड जो दिया गया था वो कब दिया गया? ऑस्कर अवार्ड यहां से क्वेश्चन आपसे पूछता है तो 1992 में, यानी कि 1992 ईस्वी में दिया गया था, 1992 ईस्वी में। ठीक है, 1992 ईस्वी में दिया गया था। अगर हम बात करते हैं ये जो सत्यजीत रे ने पाथेर पंचाली मूवी बनाया था, ये कहीं ना कहीं एक कहीं से तो सारांश लिया होगा। तो ये जो है एक उपन्यास था। ठीक है, एक उपन्यास लिखा हुआ था। तो कौन सा उपन्यास से जो है इन्होंने मूवी बनाया था? तो उपन्यास की अगर हम बात करते हैं तो उपन्यास जो था इसका था विभूति भूषण बंदोपाध्याय, विभूति भूषण सॉरी विभूति भूषण बंदोपाध्याय, है ना, विभूति भूषण बंदोपाध्याय, जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ था। ठीक है, और इसी से प्रेरित होकर के जो है इन्होंने क्या बनाया था? मूवी बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया ना। यहाँ पर उपन्यास जो है यहाँ टच कर देते हैं। ठीक है, पाथेर पंचाली जो है किस उपन्यास पर था? तो किसका उपन्यास था? विभूति भूषण बंदोपाध्याय, जो इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1929 में। और 1929 वाला जो ये विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने किताब लिखी थी उपन्यास, उसी पर मूवी बना और उसका प्रकाशन 1955 में हुआ। कब हुआ? 1955 ईस्वी में। ठीक है, 1955 ईस्वी में। और ये जो पाथेर पंचाली का ये पाथेर पंचाली जो मूवी था बंगाली मूवी था, है ना, ये भी ध्यान में रखना है। बंगाली मूवी था जो काफी जो है लोकप्रिय हुआ था, बंगाली चलचित्र था, चलचित्र। ठीक है, जो काफी क्या हुआ था? तो लोकप्रिय हुआ था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पर। कह रहा कि भारत का सबसे बड़ा जो संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो भारत का जो सबसे बड़का जो संग्रहालय है वो आपको कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपको कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता में है। इसको अगर बात किया जाए भारतीय संग्रहालय भी कहा जाता है। भारतीय संग्रहालय, बहुत बड़ा संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय है। ठीक है, भारतीय संग्रहालय। तो भारत का सबसे बड़ा जो संग्रहालय भारतीय संग्रहालय है वो आपको कहां पर है? तो कोलकाता में स्थित है। ठीक है, दिल्ली की बात करते हैं तो भारतीय मौसम वेधशाला, भारतीय मौसम वेधशाला जो है वो आपको कहां पड़ता है? तो दिल्ली में पड़ता है। कहां पड़ता है? तो दिल्ली में ही पड़ता है। भारतीय मौसम वेधशाला कहां है? तो दिल्ली में स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन। पंचतंत्र किसने लिखा है? तो पंचतंत्र की अगर हम बात करते हैं तो ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज्यादा जो अनुवादित पुस्तक है वह कौन है? ठीक है, मैं क्वेश्चन पर आ रहा हूं। सर्वाधिक अनुवादित
अनुवादित पुस्तक जो है, अनुवादित पुस्तक अगर आपसे पूछेगा कौन है, तो बाइबिल है। कौन है? बाइबिल। सर्वाधिक अनुवादित पुस्तक बाइबिल है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि बताइए दूसरा, ठीक है, दूसरा जो है सर्वाधिक, दूसरा सर्वाधिक जो अनुवादित पुस्तक है, अनुवादित अनुवादित पुस्तक है, पुस्तक वो कौन है? तो पंचतंत्र है। कौन है? पंचतंत्र है। कौन है? पंचतंत्र है। ठीक है, तो दोनों को याद रखना है। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो बाइबिल है, लेकिन दूसरा अगर देखा जाए तो पंचतंत्र है। ठीक है, ओके। बात करते हैं हम लोग थोड़ा विशाख दत्त के बारे में। तो इन्होंने जो है मुद्रा राक्षस जैसी पुस्तक लिखी है। मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस हो गया, और क्या हो गया? देवी चंद्रगुप्तम हो गया। देवी चंद्रगुप्तम, गुप्तम पुस्तक के जो लेखक हैं, पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है आपको? तो विशाख दत्त हैं। कौन है? विशाख दत्त हैं। विशाख दत्त हैं। ठीक है, और 12 मिहिर की बात करते हैं हम लोग, तो ये क्या थे? खगोल शास्त्री थे। 12 मिहिर क्या थे? तो एक खगोल शास्त्री थे। खगोल शास्त्री थे। क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि बताए 12 मिहिर कौन थे? तो खगोल शास्त्री थे। क्या थे? खगोल शास्त्री थे। ठीक है, पंचतंत्र का हो गया, विष्णु शर्मा हो गया। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा कि बताइए अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको क्या बताना है? पुस्तक के लेखक कौन है? तो विष्णुगुप्त है। कौन है? विष्णुगुप्त है। इन्हीं का एक और नाम है चाणक्य। ठीक है, चाणक्य नीति। इन्हीं का एक और नाम है कौटिल्य, है ना? कौटिल्य है। ठीक है, तो आपसे तीनों पूछ सकता है कभी भी, विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य। किसका लेखक थे? तो अर्थशास्त्र के। किसका? तो अर्थशास्त्र के। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी कंटेंट। कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था आपको धन्वंतरी। ठीक है, धन्वंतरी की अगर हम बात करते हैं तो इसको चिकित्सा के भगवान के रूप में जाना जाता है। चिकित्सा के ईश्वर अगर आपसे पूछेगा किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपको धन्वंतरी को। किसको? धन्वंतरी को। ठीक है, ब्रह्मगुप्त की बात करते हैं तो इसको भारत का न्यूटन कहा जाता है। भारत का न्यूटन कौन है? तो ब्रह्मगुप्त है। अगर हम बात करते हैं इस ब्रह्मगुप्त के बारे में, तो इन्होंने जो है ब्रह्म सिद्धांत नामक पुस्तक लिखा है। ब्रह्म सिद्धांत नामक जो है पुस्तक अगर आपसे पूछेगा कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया आपको ब्रह्मगुप्त के द्वारा। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर पूछेगा कि सूर्य सिद्धांत के पुस्तक के लेखक कौन है? सूर्य सिद्धांत, तो आर्यभट्ट हैं। सूर्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है? तो ये आपको कौन है? आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि इन्होंने जो है शून्य का आविष्कार किया था, जीरो का आविष्कार किया था। किसने? तो आर्यभट्ट ने। किसने? आर्यभट्ट ने। ठीक है, और धन्वंतरी के नाम से अगर देखा जाए तो भारत सरकार द्वारा धन्वंतरी पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए कितना सारा क्वेश्चन मैंने आपको बताया है इससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? आईपीएल आप लोग देखते हैं, है ना, हर एक साल। तो आईपीएल की अगर हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 2008 में हुई थी। 2008 में होती है आईपीएल। आईपीएल का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? इंडियन
प्रीमियर लीग होता है, इंडियन प्रीमियर लीग होता है। ठीक है, आईपीएल में जो है, आईपीएल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है कैप दिया जाता है, जैसे ऑरेंज कैप दिया जाता है। तो सर्वाधिक रन बनाने वाले, सर्वाधिक रन बनाने वाले को क्या दिया जाता है? ऑरेंज कप, ऑरेंज कैप, है ना, ऑरेंज कैप दिया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक रन बनाने वाले आईपीएल में ऑरेंज कप दिया जाता है। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए सर्वाधिक विकेट लेने वाले को, है ना, कौन सा? पर्पल कप दिया जाता है, पर्पल कैप नहीं, कप नहीं, कैप दिया जाता है। ठीक है, पर्पल कैप दिया जाता है। ठीक है, तो ये इतना बातें आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे लेकिन पूछेगा कि जो प्रथम प्रीमियर लीग हुआ था उसमें किसने जीत हासिल किया था, ठीक है, तो प्रथम आईपीएल में जो जीत हासिल किया था, जीतने वाला कौन था? राजस्थान रॉयल्स था, आरआर, है ना, राजस्थान रॉयल्स था। और इसका जो है कप्तानी कौन कर रहे थे? शेन वॉर्न। कप्तानी अगर पूछेगा, कप्तानी तो शेन वॉर्न कर रहे थे। कौन कर रहे थे? शेन वॉर्न। ओके, अगला क्वेश्चन चले। लाइपेज द्वारा वसा का जलीय अपघटन पर मिलता है, लाइपेज द्वारा वसा का जो जलीय अपघटन पर जो मिलता है वह क्या मिलता है? तो यहां पर जो मिलता है आपको, ये मिलता है आपको बसीय अम्ल और गिल्सिरॉल, बसीय अम्ल और गिल्सिरॉल। ठीक है, बसीय अम्ल और गिल्सिरॉल मिलता है। ठीक है, हम बात करते हैं वसा के बारे में। ठीक है, कि 1 ग्राम वसा में, पॉइंट बना के नोट कीजिएगा, 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी ऊर्जा होता है? तो 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, ठीक है, ऊर्जा होती है। बताना है कि 1 ग्राम, अगर पूछेगा कि 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी ऊर्जा होता है, तो 9.3 कैलोरी ऊर्जा होता है। ठीक है, वसा की अगर हम बात करते हैं तो वसा जो है सामान्य ताप पर, नहीं, वसा की बात करते हैं तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, और ठोस अवस्था में रहता है। कैसा रहता है? तो ठोस अवस्था में रहता है। ठोस अवस्था में क्या रहता है? तो आपको वसा रहता है। वसा जो है किस अवस्था में रहता है? तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस अवस्था में रहता है। ठीक है, वसा के बारे में आप लोग जानते होंगे कि वसा एक्चुअली में 2 प्रकार के होते हैं। वसा कितने प्रकार के होते हैं? तो वसा 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला की बात करते हैं तो संतृप्त वसा होता है, संतृप्त, और दूसरा की बात करते हैं तो असंतृप्त होता है। संतृप्त होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि बताइए कि मनुष्य के लिए जो है कौन सा वसा ठीक ठाक रहता है, तो असंतृप्त वसा। ठीक है, असंतृप्त वसा ठीक रहता है। ठीक है, संतृप्त वसा की अगर हम बात करते हैं, यहां से बताते हैं। ठीक है, संतृप्त वसा नोट कीजिएगा। संतृप्त वसा की बात करते हैं तो इसमें जो है दोहरी बंधन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोहरी बंधन जो है नहीं होता है। दोहरी बंधन क्या होता है? नहीं होता है। संतृप्त वसा में जो है दोहरी बंधन नहीं होता है। ठीक है, और यह जो है, पहला तो पॉइंट ये हो गया, और पहला पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, यह कमरे के तापमान पर, तापमान पर
ठोस अवस्था में होती है, ठोस ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, तो संतृप्त वसा के बारे में 2 पॉइंट कम से कम ध्यान में रखना है कि इसमें दोहरी बंधन नहीं होता है और यह कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होता है। असंतृप्त वसा की बात करते हैं तो जस्ट इसका उल्टा है। ठीक है, उसमें दोहरी बंधन होता है और वह ठोस नहीं बल्कि तरल होता है। ठीक है, तो यहीं पर जो है असंतृप्त वसा लिख देते हैं, असंतृप्त असंतृप्त वसा, है ना। पहला पॉइंट की बात करते हैं तो यह दोहरी बंधन में होते हैं, बंधन होते हैं। ठीक है, और दूसरा की बात करते हैं तो यह क्या होता है, तरल, कमरे के तापमान पर क्या होता है, तो तरल होता है। ठीक है, तरल होता है। तो आपको ये बातें ध्यान में रखना है। ओके, और यही आपको संतृप्त वसा जब शरीर में ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, और जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तो हार्ट अटैक होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो दोनों का काम है शरीर में, लेकिन आपको ज्यादा फायदेमंद है असंतृप्त। ओके, अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय ग्रीन बीच से कितना आगे है ना। तो ग्रीन बीच की अगर हम बात करते हैं तो ये जो ग्रीन बीच है, ग्रीन बीच जो है ये कहाँ पर है, तो ये लंदन में है। कहाँ है, लंदन में। सबसे पहले तो नोट यहाँ पर ये कीजिएगा कि ग्रीन बीच, GMT जिसको कहते हैं, ग्रीन बीच मीन टाइम। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, लंदन में। अब बात आती है कि भारतीय मानक समय जो है वह कितना आगे है ग्रीन बीच से। ग्रीन बीच से तो ग्रीन बीच तो लंदन में है, तो उतना वहां से कितना आगे है, तो ये है आपको 5.5 घंटा। कितना है, 5.5 घंटा है। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम बात करते हैं मानक समय का, तो भारत का जो मानक समय है, ठीक है, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत का मानक समय की अगर हम बात करते हैं तो कितना है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री है ना, पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर पर क्या है, तो अवस्थित है भारत का मानक समय रेखा। ठीक है, आपसे पूछता है कि भारत का जो मानक समय है वह कहाँ से गुजरती है, तो गुजरने वाली जो बात आती है, कहाँ से गुजरती है, तो ये आपको इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद के कहाँ से गुजरती है, तो नैनी से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से। ठीक है, आपसे पूछता है कि भारतीय मानक समय जो है कितने राज्यों से गुजरती है, कितने राज्य से, तो राज्य की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 5 है। ठीक है, कौन कौन है, याद रखने का ट्रिक है, यूपी, MP, ठीक है, और एपी मतलब आंध्र प्रदेश। ठीक है, और चौथा की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ है। ठीक है, और पांचवा जो है आपका उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये पांचों राज्यों से जो है हमारे भारतीय मानक समय रेखा क्या करती है, तो टच करती है, गुजरती है। ठीक है, चलिए, तो ये बात था आपको, है ना। अगर देखा जाए कि विश्व में टोटल कितने टाइम जोन में विभाजित किया गया है, तो विश्व को यहाँ पर लिखते हैं, विश्व को कुल 24 टाइम जोन में जो है क्या किया गया है, जोन में विभक्त किया गया है, विभाजित किया गया है, विभक्त किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा दलदल जो है स्थान वो कहाँ पर है, दुनिया का सबसे बड़ा दलदल स्थान। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा जो है दलदल है वह एशिया में है। ठीक है, एशिया में है। अगर आपसे पूछेगा कि विश्व का सबसे विशाल जो दलदल है, वही विश्व हो गया, दुनिया हो गया, आखिर है कौन। ठीक है, तो उस दलदल का जो नाम है, प्रीपेट दलदल, प्रीपेट दलदल। ठीक है, प्रीपेट दलदल आपसे पूछेगा, एशिया में तो बहुत सारा देश में आता है, तो प्रीपेट जो दलदल है वो आपको कहाँ पर है, तो ये आपको साइबेरिया में है। कहाँ है, तो साइबेरिया में स्थित है। ठीक है,
और ये साइबेरिया हमारा कहाँ आता है, एशिया में ही आता है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा जो दलदल है वह प्रीपेड दलदल है, प्रीपेड दलदल है, जो कि कहाँ अवस्थित है, साइबेरिया में है। कहाँ है, साइबेरिया में स्थित है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम आर्द्र भूमि के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है आर्द्र भूमि। ठीक है, तो आर्द्र भूमि पर जो प्रथम सम्मेलन हुआ था, प्रथम सम्मेलन, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आर्द्र भूमि पर जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वह कब हुआ था, तो 1971 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में। ठीक है, आर्द्र भूमि पर जो भारत सरकार ने जो है हस्ताक्षर किया था, भारत सरकार के द्वारा अगर देखा जाए तो भारत सरकार के द्वारा जो आर्द्र भूमि जो कन्वेंशन हुआ था उस पर जो हस्ताक्षर हुआ था, भारत सरकार का हस्ताक्षर। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, कब हुआ था, 1982 ईस्वी में, 1982 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ये जो हुआ था आपको आर्द्र भूमि पर जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, रामसर में हुआ था। ठीक है, आपसे पूछेगा कहाँ हुआ था, तो रामसर में। ये पूछेगा कि रामसर है कहाँ, तो ईरान में है। कहाँ है, ईरान के जो है रामसर में प्रथम आर्द्र भूमि सम्मेलन हुआ था, और भारत ने इस पर हस्ताक्षर जो किया था 1982 में किया था, 1982 में। ठीक है, आपसे पूछता है कि बताइए कि आर्द्र भूमि जो है वो अभी भारत में कितने हैं, तो भारत में जो है कुल कितना है, भारत में कुल की अगर हम बात करते हैं तो 49 है। कितना है, 49 है, 49 है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि बताइएगा कि भारत का पहला जो रामसर स्थल है, भारत का पहला, ठीक है, तो भारत का पहला रामसर स्थल कौन है, रामसर स्थल, भारत का पहला जो रामसर स्थल है वह कौन है, तो चिल्का झील है। चिल्का झील जो कहाँ है, उड़ीसा में है। चिल्का झील है, और ये कहाँ पर पड़ता है, तो उड़ीसा में पड़ता है। आपसे पूछेगा कि बताइए कि भारत में जो है सर्वाधिक जो रामसर स्थल है, सर्वाधिक वह किस राज्य में है, तो सर्वाधिक जो है तमिलनाडु में। सर्वाधिक कितना है, कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। ठीक है, पूछेगा कितना है, तो 14 गो है। कितना है, 14 गो अकेले जो है आपको कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। और यूपी की बात करते हैं तो यूपी में 10 हुआ है। ठीक है, यूपी में कितना है, 10 है। लेकिन इसी संदर्भ में आपसे बिहार से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि बिहार में जो पहला रामसर स्थल है, सॉरी, बिहार में जो पहला रामसर स्थल है, यहाँ पर हम बताते हैं। ठीक है, छोटा सा घर बनाते हैं और यहाँ पर बताते हैं आपको बिहार का पहला रामसर स्थल जो है, रामसर स्थल कौन है, तो कांवर झील है। कौन है, कांवर झील है, जो पक्षियों के लिए है। और ये कांवर झील जो है बिहार के किस जिला में है, तो बेगूसराय में, बेगूसराय है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, कांवर झील कहाँ है, तो बेगूसराय में है। ठीक है, बिहार का पहला रामसर स्थल जो है वो कौन है, कांवर झील है। लेकिन अगर भारत का पूछेगा कि सबसे बड़का जो रामसर स्थल है वो कौन है, तो सुंदरबन डेल्टा है। सबसे बड़ा कौन है, सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, और सबसे अगर छोटा पूछेगा तो सबसे छोटा जो है आपको रेणुका बेटलैंड है। रेणुका बेटलैंड सबसे छोटा, रेणुका बेटलैंड। सबसे बड़का राम स्थल भारत में सुंदरबन, सबसे पहले चिल्का झील। बिहार में सबसे पहले रामसर कांवर झील, इसको 2020 में, ठीक है, 2020 में जो है दर्जा दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चले। अगला, मानचित्र में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, समान गहराई, तो समान गहराई हो गया था आइसोबाथ हो गया। ठीक है, आइसोबाथ हो गया। आइसोगोनल की अगर हम बात करते हैं तो आइसोगोनल किसको कहता है, तो समान चुंबकीय झुकाव। ठीक है, समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो आइसोगोनल कहते हैं। ठीक है, समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखा को आइसोगोनल कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा कि बताइएगा
समान वर्षा, समान वर्षा, समान वर्षा को दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? को दर्शाने दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो आइसो हाइट्स। ठीक है, वर्षा कहाँ से होती है? ऊपर से, हाइट से, तो आइसो हाइट्स याद रखिएगा, आइसो हाइट्स होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि समान लवणता, ठीक है, क्या पूछेगा? समान लवणता को दर्शाने वाली को क्या कहते हैं? समान लवणता वाला, तो आइसोहेलाइन, आइसो हेलाइन, हेलाइन, आइसो हेलाइन कहलाता है। ठीक है, आइसो हेलाइन समान लवणता वाला क्या कहलाता है? तो आइसो हेलाइन कहलाता है। ठीक है, आइसो हेलाइन कहलाता है। ठीक है, वर्षा हो गया तो आपको इतना ध्यान रखना है, तीन को ये याद रखना है। ठीक है, और ये आइसो बात वाला। ओके, अगला प्रश्न, यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। तब बोरा जो है एक ठंडी और क्या है? तो शुष्क वायु है। ठीक है, ये जो है आपको एड्रियाटिक तट पर रहता है, एड्रियाटिक, एड्रियाटिक तट पर, एड्रियाटिक तट पर होता है। ठीक है, क्या? तो बोरा, बोरा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं, कह रहा है वह नदी जो दिल्ली में बहती है, तो दिल्ली में कौन बहती है? यमुना नदी बहती है। ठीक है, आपसे पूछता है कि यमुना नदी पर जो है कौन कौन सा शहर बसा हुआ है? तो आगरा ले लीजिए। ठीक है, आगरा, आगरा ले लीजिए, और मथुरा। अभी हमको दो को ध्यान में है, आगरा और मथुरा जो है ये आपको यमुना यमुना नदी पर कहाँ है? तो यमुना नदी पर क्या है? तो अवस्थित है। दो गो शहर को ध्यान में रखना है फिलहाल अभी, आगरा और मथुरा, आगरा और मथुरा दोनों कहाँ पर है? यमुना नदी पर है। ठीक है, सरयू की बात करते हैं तो अयोध्या जो है हमारा कहाँ है? तो अयोध्या, अयोध्या जो शहर है वो किस नदी पर है? अयोध्या शहर जो है वो किस नदी पर है? तो आपको सरयू नदी पर है। अयोध्या किस पर है? सरयू नदी पर है। ठीक है, गंगा की बात करते हैं तो गंगा की ही सहायक नदी क्या है? यमुना है। ठीक है, यमुना हो गया, कोसी हो गया, ये सब किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की है। गंगा की अगर हम बात करते हैं इसकी लंबाई की, ठीक है, तो लंबाई जो है आपको 2525 किलोमीटर है, 2525 है। लेकिन बिहार में अगर पूछेगा, बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? तो 445 किलोमीटर, 445 किलोमीटर है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि बताइए गंगा जो है कहाँ से निकलती है? तो गंगा गंगोत्री से निकलती है। गंगा का जो उद्गम है वो कहाँ से निकलता है? उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री से, उत्तराखंड के गंगोत्री से, गंगोत्री से जो है इसका उद्गम होता है। ठीक है, उद्गम कहाँ से होता है? गंगा के उत्तराखंड के गंगोत्री से। ओके, और सतलज कहाँ से निकलती है? सतलज बताइए, कमेंट करिए, पिछले क्लास में बताए थे हम। इरावती नदी किस में गिरती है? तो इरावती नदी की अगर हम बात करते हैं तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, इरावती नदी। ठीक है, थोड़ा सा हम इसमें घुसना चाहेंगे, इरावती नदी। तो इरावती नदी की अगर हम बात करते हैं तो इसको म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, म्यांमार की जीवन रेखा, आपसे पूछेगा कि म्यांमार की जीवन रेखा कौन सी नदी है? जीवन रेखा, तो ये आपको कौन है? तो इरावती नदी है। कौन है? इरावती नदी है, इरावती नदी है। ठीक है, और ये गिरती कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इसकी लंबाई की अगर हम बात करते हैं, इसकी लंबाई की, इरावती नदी की जो लंबाई है, इरावती की जो लंबाई है वह कितना है? तो 2170, 2170 किलोमीटर, 2170 किलोमीटर है। और म्यांमार की जीवन रेखा क्या कहलाती है? तो इरावती नदी कहलाती है। ठीक है, और अगर पूछेगा कि इरावती जो नदी है
यह किस फसल के लिए अनुकूल है? तो चावल के लिए, ठीक है, चावल फसल के लिए क्या है? तो अनुकूल है, लिए क्या है? तो अनुकूल है, ठीक है। इरावती नदी की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपको म्यांमार के दो हिस्सों में बांटती है, ठीक है, उत्तर और दक्षिण, ठीक है, म्यांमार के दो हिस्सों में बांट देती है। इरावती नदी जो है यह म्यांमार को कितने हिस्से में बांटती है? तो दो हिस्सों में, म्यांमार को दो हिस्सों में बांटती है, में बांटने का काम करती है। कौन? म्यांमार, इरावती नदी को क्या कहते हैं? तो म्यांमार की जीवन रेखा। नदी का एक उथला विस्तार जो नाव पर या गाड़ी से पार किया जा सके क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग फ्योर्ड कहते हैं। क्या कहलाता है? फ्योर्ड। नदी का जो एक उथला विस्तार है उसको क्या कहते हैं? तो फ्योर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्योर्ड, ठीक है। बात आती है रीफ, है ना, परवाल भित्ति की, ठीक है। अच्छा, परवाल भित्ति का निर्माण कैसे होता है? परवाल भित्ति बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परवाल भित्ति का जो निर्माण होता है वह कैसे होता है? तो मूंगा से होता है। किससे होता है? मूंगा। जैसे समुद्र के अंदर जो मूंगा मोती रहता है, और कोरल, जिसको कोरल भी कह सकते हैं, मूंगा मोती कोरल जो भी कहिए, ठीक है। तो परवाल भित्ति का निर्माण जो उसी से होता है, ठीक है। तो निर्माण जो है मूंगा या कोरल, दोनों ध्यान में रखना है, मूंगा या कोरल से होता है। अच्छा, सबसे बड़ा जो परवाल भित्ति है वो कौन है बताइए? तो ये आपको ग्रेट बैरियर रीफ है, परवाल भित्ति, ठीक है। सबसे बड़ी जो परवाल भित्ति है वो कौन है? ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। कह रहा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, तो दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है वह ग्रीनलैंड है। कौन है? ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड की अगर हम बात करते हैं तो यह आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। ये किसके बीच में है? तो आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के क्या है? तो बीच में है। आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच में है, वो कौन है? तो ग्रीनलैंड है। क्या है? तो ग्रीनलैंड है। होन्शु द्वीप की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको जापान में है, नहीं कंफ्यूजन हो, होन्शु और क्यूसी दो द्वीप है ना। क्यूबा की बात करते हैं, यहाँ पर क्यूबा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको कैरेबियन सागर में है। कैरेबियन सागर में क्या है? तो स्थित है। कैरेबियन सागर में क्या है? तो स्थित है, ठीक है। कैरेबियन सागर में स्थित है, ठीक। जो है ये दोनों आपको जापान में था, ठीक है, जापान में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन। एक संग्रहित फल है। अच्छा, संग्रहित फल किसको कहते हैं? आपको याद रखना है कि संग्रहित फल वैसे फल को कहते हैं जो पूरा फूल फल में बदल जाता है। जो पूरा फूल फल में बदल जाता है ना। पूरा फूल, याद रखना है, पूरा फूल फल में बदलता है ना, बदलता है, उसी को क्या कहते हैं? संग्रहित फल कहते हैं। संग्रहित फल का उदाहरण जो है आपको यहाँ पर सहतूत हो जाएगा। तो सहतूत के अलावा और भी याद रखना है आपको। सहतूत हो गया आपको, ठीक है, कटहल हो गया, ठीक है, पीपल हो गया, है ना, सबका फल बात कर रहे हैं, ठीक है। इस सभी का जो फल है वह क्या है? अनानास हो गया,
अनानास हो गया, अनानास हो गया। ठीक है, ये सारा जो है क्या है, तो एक संग्रहित फल है। संग्रहित फल किसको कहेंगे, जो सारा फूल फल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। अच्छा, पूछता है कि लीची का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, तो भाग एरिल खाते हैं, एरिल, एरिल हम लोग खाते हैं। लीची का कौन सा भाग खाते हैं, तो एरिल खाते हैं। अगला क्वेश्चन, बज शहर कहाँ पर स्थित है, तो बज की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बज शहर कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। इसकी राजधानी की अगर हम बात करते हैं, इसकी राजधानी का, तो वियना है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना है। ठीक है। और इसकी मुद्रा की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, यूरो है, यूरो है, मुद्रा क्या है, तो यूरो है, मुद्रा क्या है, तो यूरो है। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है, कैनबरा है, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। भारत की राजधानी दिल्ली है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये तलवंडी में हुआ था। ठीक है, तलवंडी, जिसको अभी हम लोग ननकाना साहिब कहते हैं, ननकाना, ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इनकी जन्म की अगर हम बात करते हैं तो 1469 ईस्वी को हुआ था। गुरु नानक का जो जन्म हुआ था 15 अप्रैल को हुआ था, 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। ठीक है। इसकी मृत्यु की अगर हम बात करते हैं तो मृत्यु जो हुआ था आपको 1539 में हुआ था, 1539 में हुआ था। ठीक है। गुरु नानक की अगर हम बात करते हैं तो गुरु नानक ने जो है क्या किए थे, तो गुरु नानक जो है ये सिख धर्म के संस्थापक थे। सिख धर्म के क्या थे, संस्थापक थे। सिख धर्म के संस्थापक के रूप में कौन थे, तो आपको गुरु नानक ने है। ठीक है। गुरु नानक ने और भी जैसे कि संगत और पंगत का जो है महत्व दिया था। संगत और पंगत, संगत एंड पंगत की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा किया गया था, तो गुरु नानक के द्वारा किया गया था। ठीक है, गुरु नानक द्वारा किया गया था। गुरु नानक जो थे ये क्या थे, को प्रथम गुरु थे, प्रथम गुरु थे। टोटल गुरु जो है कितने थे सिख धर्म में, तो 10 गुरु थे। फिर 11वां गुरु नहीं बने, गुरु ग्रंथ साहिब को ही जो है मान लिया गया गुरु, और उसी के जो है पग चिन्ह पर चलना शुरू कर दिए। ठीक है। तो ये था आपको देहरादून गुरु नानक। अब थोड़ा सा हम लोग 10 गुरु को एक बार जो है रिपीट कर लेते हैं। बार बार लिखने से ये होगा कि आपको भी याद हो जाएगा, हमको भी याद हो जाएगा। तो पहला जो गुरु थे आपको कौन थे, गुरु नानक, अभी जस्ट हम बताएं गुरु नानक थे। ठीक है। दूसरा की बात करते हैं तो गुरु अंगद थे। कौन थे, गुरु अंगद थे, गुरु अंगद। ठीक है, गुरु अंगद थे। तीसरा की बात करते हैं तो गुरु अमरदास थे, गुरु अमरदास थे, अमरदास थे। और चौथा की बात करते हैं तो गुरु रामदास थे, गुरु रामदास थे। ठीक है। और पांचवा की बात करते हैं तो गुरु अर्जुन देव थे, गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव थे, अर्जुन देव थे। ठीक है। और छठा की बात करते हैं हम लोग, गुरु अर्जुन देव के बाद कौन थे, गुरु हरगोविंद थे, गुरु हरगोविंद, हरगोविंद थे। ठीक है। सातवां की बात करते हैं तो गुरु हर राय थे, गुरु हर राय थे। ठीक है। और आठवां की बात करते हैं तो गुरु हर किशन थे, गुरु हर किशन थे। ठीक है। और नौवां तो याद ही होगा, गुरु तेग बहादुर थे, गुरु तेग बहादुर थे। ठीक है। और 10वां की बात करते हैं तो गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह थे। और ये अंतिम गुरु थे, है ना, गुरु गोविंद सिंह थे, ये कौन थे, अंतिम गुरु थे। ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अच्छा, आपसे पूछता है कि ये जो लंगर व्यवस्था शुरू हुआ था उसको अस्थायी करने का काम किसने किया था, तो गुरु अंगद ने। ठीक है, गुरु अंगद ने। और गुरुमुखी लिपि का भी जो है निर्माण किसने किया था, गुरु अंगद ने। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल करके कहाँ भेज दिया था,
ठीक है, इसके पीछे थोड़ा सा लंबी कहानी है, समझने की कोशिश कीजिएगा। हुआ था क्या, 1857 का विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो 10 मई को, 10 मई 1857 का विद्रोह, 57 का विद्रोह हुआ था। ठीक है, ऑफिशियली रूप से शुरू हुआ था 10 मई 1857 का। इस विद्रोह का जो दिल्ली से जो नेतृत्व कर रहे थे, दिल्ली से जो नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, दिल्ली से नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, वो थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर कहिए या द्वितीय कहिए। ठीक है, बहादुर शाह जफर कहिए या द्वितीय कहिए। ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो दिल्ली से जो मतलब 1857 के जो विद्रोही थे, उन्होंने जो है अपना नेता किसको माना था, तो बहादुर शाह जफर, क्योंकि दिल्ली के तख्त पर यही बैठे हुए थे, तो इनको चुना गया नेता। ठीक है, तो दिल्ली से नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। और जब बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व कर रहे थे, तो इसको हडसन ने पकड़ करके, हडसन ने क्या किया था, पकड़ कर कहाँ भेज दिया गया था, रंगून भेज दिया, पकड़कर रंगून भेज दिया। तो याद रखिएगा, कभी कभी नाम आपसे पूछ सकता है कि किसने जो है भेजा था अंग्रेज अधिकारी ने, तो हडसन ने। किसने, हडसन ने पकड़ के रंगून भेज दिया था। किसको, किसको, तो बहादुर शाह जफर को। ठीक है, बहादुर शाह जफर को जब रंगून भेज दिया गया 1857 के विद्रोह में, तब इनको जो है मृत्यु हो गया वहां पर। ठीक है, मृत्यु से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इनका मृत्यु जो हुआ वो कब हुआ। ठीक है, तो इनका जो मृत्यु हुआ, यहीं पर मृत्यु हो जाता है 1862 में, मतलब 5 साल बाद। ठीक है, मृत्यु हो जाता है कब, 1862 में। ठीक है, इसी पर जो है कहते हैं बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि इनको 2 गज जमीन भी जो है भारत का जमीन नसीब नहीं हुआ। ठीक है, तो ये भी कथन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग जो है इस बर्मा के बारे में देखते हैं। ठीक है, बर्मा का हालांकि नया नाम म्यांमार हो गया है। ठीक है, बर्मा लिखते हैं यहाँ पर। बर्मा का नया नाम जो है वह क्या है, म्यांमार है। ठीक है, आपसे पूछता है म्यांमार की राजधानी के बारे में। राजधानी, तो राजधानी अगर आपसे पूछेगा तो नाय पैताब है। म्यांमार की राजधानी क्या है, तो नाय पैताब है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि जो पूर्व में, जैसे कि म्यांमार की राजधानी तो अभी नाय पैताब हो गया, तो पूर्व में जो बर्मा थी, इसकी राजधानी कहाँ थी, तो इसकी जो राजधानी थी आपको ध्यान में रखना है, कहाँ थी, तो रंगून था। क्या था, रंगून था। और इसी रंगून में जो है भेजा गया था किसको, बहादुर शाह जफर को। रंगून बहुत ही बड़ा शहर था। ठीक है, हालांकि रंगून का भी नाम बदल करके यंगून कर दिया गया है। नाम बदलकर जो है क्या कर दिया गया है, तो यंगून। ठीक है, देख लीजिएगा आप, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बर्मा का जो नाम बदला म्यांमार, और रंगून का नाम बदला यंगून। म्यांमार की राजधानी नाय पैताब था। ठीक है, और उस समय जब बर्मा था तो इसकी राजधानी रंगून था। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बहादुर शाह जफर जो है, जफर नाम के शायरी भी लिखा करते थे जब बहादुर शाह जफर ने। ठीक है, और श्रीलंका का जो पुराना नाम है वह क्या है, सिलोन है। इसका जो पुराना नाम है सिलोन है, याद रखिएगा, सिलोन इसका पुराना नाम है। ठीक है, चलिए, काला पानी की सजा भारत में होती थी। अगला, अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। अभिज्ञान शकुंतलम जो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया गया था, वो किया गया था आपको किसके द्वारा, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है थोड़ा गलत है। इसका जो है किया गया था किसके द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा, यहाँ पर जो है विलियम जोन्स के लिख देते हैं, विलियम जोन्स के द्वारा जो है ये किया गया था, विलियम जोन्स के द्वारा। तो अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम जो अंग्रेजी अनुवाद हुआ था वह किसके द्वारा हुआ था, तो विलियम जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, अच्छा, आपसे पूछता है भागवत गीता के बारे में
कि भागवत गीता, ठीक है। तो भागवत गीता की सबसे पहले तो पूछता है कि इसकी रचना किसने किया था, तो वेद व्यास ने, है ना, वेद व्यास ने। आपसे पूछता है कि इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, अंग्रेजी अनुवाद तो चार्ल्स विलिकिंस ने, ठीक है। अंग्रेजी अनुवाद की बात करते हैं तो भागवत गीता का विलिकिंस ने, चार्ल्स विलिकिंस, चार्ल्स विलिकिंस के द्वारा किया गया था, ठीक है। आपसे पूछेगा कि अभिज्ञान शकुंतलम का जो है हिंदी अनुवाद किसने किया था, हिंदी अनुवाद, ठीक है। यहां से भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हिंदी अनुवाद अगर आपसे पूछेगा तो बता देना लक्ष्मण सिंह, क्या बताना है, तो लक्ष्मण सिंह के द्वारा, लक्ष्मण सिंह के द्वारा जो है ये आपको अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किया गया था, ठीक है। आपसे बात करते हैं हम लोग कालिदास के बारे में, ठीक है। तो कालिदास जो है एक संस्कृत के ज्ञाता थे, इनके द्वारा जो है टोटल मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 7 रचनाएं किया गया था, 7 रचना, है ना। सातों से आपसे क्वेश्चन पूछता है। पहला तो अगर हम बात करते हैं अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, ठीक है। मालविका अग्निमित्रम हो गया, मालविका अग्निमित्रम, इतना बड़का बड़का नाम है ना कि मत पूछे। दूगो हो गया अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोवर्षियम हो जाएगा, ठीक है। मेघदूत हो जाएगा, और क्या था, ऋतु संहार हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 अभी 5 हुआ है, रघुवंशम नहीं हुआ, ठीक है। तो रघुवंशम एक हो जाएगा, एक कुमार संभव हो जाएगा, रघुवंशम हो जाएगा, और एक जो है आपको कुमार संभव, ठीक है। तो कुछ याद रखना है, चाहे नहीं, इस सातों को कम से कम याद रखना है, इसमें बीच बीच से क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, कि कालिदास के द्वारा जो है निम्नलिखित में से कौन सी रचित है, कौन सी नहीं रचित है, ये सारा प्रश्न आपसे पूछता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, ज्यादा नहीं है, 4 क्वेश्चन और है। अंग्रेजों के भारत में राज्य काल में आखिर से 1 वर्ष पूर्व वायसराय कौन था, मतलब जब आजादी हो रहा था हमारा भारत 1947 में आजाद हुआ, तो उसके जो पहले 1 साल पहले जो वायसराय था उसका नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो उसका नाम जो था आपको क्या था, तो बेबल था, लॉर्ड बेबल, ठीक है। इसके कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं, कार्यकाल की, तो हालांकि 1943 से लेकर के 47 के बीच में था, 1943 से 47 के बीच में था, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि जो अंतिम वायसराय था उसके पूर्व जो वायसराय था कौन था, तो लॉर्ड बेबल था, ठीक है। इसके बाद जो बना है ना, लॉर्ड बेबल की बाद जो है, बाद जो वायसराय बना वो कौन बना, वायसराय जो बना वह था माउंटबेटन था, माउंटबेटन, ये इसके बाद वायसराय, मतलब इसको अंतिम वायसराय भी कह सकते हैं, अंतिम वायसराय, ये क्या था, अंतिम वायसराय। तो प्रश्न में यही था कि मतलब अंतिम से 1 साल पहले, अंतिम से एक पहले जो था वो कौन था, तो लॉर्ड बेबल था, ठीक है। माउंटबेटन के बारे में कहा जाता है कि ये अंतिम वायसराय तथा प्रथम गवर्नर जनरल थे, प्रथम गवर्नर जनरल भी थे, ठीक है। तो माउंटबेटन याद रखिएगा, ये प्रथम गवर्नर जनरल भी थे और अंतिम वायसराय भी थे। लेकिन आपसे पूछेगा, यहाँ पर अलग से लिखते हैं हम कि भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल, भारतीय में अगर देखा जाए अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है। जब भारत आजाद हो गया तो इनका सत्ता जो है भारत के पास चला गया, तो भारत में भी उसमें गवर्नर जनरल बन गए, क्योंकि तुरंत तो नियम नहीं बनता है। तो भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल जो थे श्री राजगोपालाचारी थे, ये भारतीय थे। लेकिन अंतिम वायसराय और प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। प्रथम वायसराय अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, कैनिंग हो जाएगा,
प्रथम वायसराय क्या हो जाएगा, तो कैनिंग, कैनिंग हो जाएगा, है ना। आपको याद होगा 1857 का विद्रोह के बाद जो है 1858 में एक कानून बना जिसमें वायसराय की पद जो है सृजित हुआ, और ये अंतिम सॉरी हाँ प्रथम वायसराय बने, ठीक है, प्रथम वायसराय। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय स्वग्रहता के लिए एक यह सत्य है, तो इसका जो सत्य है यह क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। लौह चुंबकीय पदार्थ किसको कहते हैं, जब लोहा को हम लोग रखते हैं तो लोहा को क्या करता है, चुंबक जो पदार्थ रहता है वो अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर क्या करता है, खींचता है, उसी को चुंबकीय या चुंबकत्व कहते हैं, ठीक है। चुंबक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो गो पोल होता है, चुंबक में दो गो पोल होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव एंड दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, ये चुंबक होता है, ठीक है। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए आपसे पूछता है किसका प्रयोग करते हैं, अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इस्पात का प्रयोग करते हैं, इस्पात का, है ना। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इस्पात का। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या परिवर्तन नहीं होगा, तो आवृत्ति में कोई चेंजिंग नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंगे है, प्रकाश जो है आपसे पूछता है कैसी तरंगे हैं, तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ठीक है। लेकिन आपसे पूछता है कि ध्वनि कैसी तरंगे है, तो वही जो है ध्वनि कैसी है, तो एक अब जो है अनुदैर्घ्य तरंगे है, अनुदैर्घ्य तरंगे है, अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, ठीक है। प्रकाश के चलने के लिए इसकी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, है ना, लेकिन ध्वनि के चलने के लिए इसको माध्यम चाहिए, ठीक है। तो प्रकाश जो है निर्वात में भी चल सकती है, निर्वात में भी चलती है, निर्वात में भी चलती है, ठीक है। लेकिन ध्वनि की बात करते हैं तो ये निर्वात में नहीं चलेगी, निर्वात में नहीं चलेगी, है ना, ये बातें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ध्वनि आपको निर्वात में नहीं चलेगी, लेकिन प्रकाश निर्वात में भी चलने की क्षमता रखती है, ठीक है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश की जो गति है कि गणना किसने किया था, प्रकाश की गति, प्रकाश की गति की गणना आपसे पूछेगा, रोमर ने किया था, किसने किया था, रोमर ने, किसने, रोमर ने किया था, प्रकाश की गति की गणना किसने किया था, रोमन। अगला क्वेश्चन, सेल्सियस में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मैंने फार्मूला बताया था, क्या बताया था, C/5 बराबर F-32/9, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो C/5 हो जाएगा बराबर फ़ारेनहाइट की जगह पर 5 - 32/9, 9 के C से गुना कर दीजिए, 9C, अब 5 को इससे 25 और 32 180, ठीक है। 9C बराबर 25 घटा दीजिए इसमें से, तो कितना बच जाएगा आपको, 55, 155 बच जाएगा, है ना। और इसको 9 से काटिए, 9 इकाई 9 और 9 इकाई 9 बच गया 6, 9 सत्ते 63, है ना, 9 सत्ते 63 यानी 13 दशमलव कुछ आ रहा है, तो यहाँ पर 13 दशमलव कुछ है नहीं, ठीक है, माइनस में आएगा तो 15 डिग्री मार देंगे, लमसम जो है कितना हो जाएगा, -15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में एग्जैक्ट नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करते हैं परम शून्य तापमान का, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछता है परम शून्य तापमान के बारे में, तो केल्विन का जो परम शून्य तापमान है, परम शून्य तापमान जो है वो कितना है, तो 0 है, कितना है, केल्विन का परम शून्य तापमान कितना है, 0 है। वहीं पर अगर देखा जाए सेल्सियस का, तो सेल्सियस का जो परम शून्य तापमान है वह -273.15 है, -273.15 है। लेकिन अगर बात करते हैं फ़ारेनहाइट का, तो फ़ारेनहाइट का कितना है, फ़ारेनहाइट का, तो इसका जो है आपको -400
-459.67 है। ठीक है, याद रखिएगा ये तीनों जो है परम शून्य तापमान, परम शून्य तापमान मतलब उससे नीचे तापमान नहीं जा सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न। चलिए, तो ये था हमारा 25 प्रश्नों का जो है श्रृंखला था। आपको क्लास कैसा लगा पूरी ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि मैं जो है आपको पूरी ईमानदारी से बताने की कोशिश करता हूँ, कहीं भी कोई तरह का लोभ और अति नहीं रहता है। ठीक है, तो आप लोग जरूर बताइएगा। और ये सारा जितना भी डिस्कशन कराए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और कल के एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। कल बीपीएससी का एग्जाम है, आप सभी जो है बढ़िया से देके आइए, अच्छे से देके आइए, ऑफिसर बनिए, यही हमारा कामना है। ठीक है, तो तब तक के लिए ध्यान में ये वीडियो जो हमारा 6 बजे सुबह अपलोड होती है प्रतिदिन, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल मेरा जीके जीएस डिस्कशन ऑफिशियल पर मिल जाता है, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।